नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। बहुत ही धमाकेदार संकेत है मार्केट के लिए। यूएस फेड की पॉलिसी आई है और ब्याज दरों में 1/4% की गिरावट देखने को मिली है। कटौती कर दी है यूएस फेड ने और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे जेरोम पावेल ने वैसा कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट्स अमेरिका में रेट्स में कटौती कर दी। लेकिन उसके आगे क्या, कल अमेरिकन मार्केट्स झूल गए। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हमारे पास 90 पॉइंट्स और ऊपर जाने की संभावना है। कल 25,330 के लेवल पे हुए थे बंद, यहां से 90 पॉइंट्स और जोड़ लो। गिफ्ट निफ्टी तो खुशी के मारे बहुत तेज हो गया है। लेकिन हम पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच में हैं और यूएस फेड की जो पॉलिसी आने वाली थी वो बाजार पे फैक्टर इन थी। फिर अचानक क्यों बाजार में ये तेजी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिनका असर अचानक से मार्केट में पड़ना शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर्स हों तो इस समय मार्केट में तेजी का मूड माहौल है। फेस्टिव सीजन से पहले मार्केट में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। ऐसे में क्या करना चाहिए, शो का हिस्सा बनिए और बाजार के एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि मार्केट में अभी मूड जो तेजी का है उसमें क्या खरीदारी का मौका है या फिर अब मुनाफा वसूली के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कटौती की और मैं आपको कुछ मेजर जो हाइलाइट्स हैं यूएस फेड पॉलिसी की वो फटाफट से बता देता हूं। ये जो रेट कट हुआ है ये इस साल में पहली बार हुआ है। अभी तक जेरोम पावेल डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे लेकिन कल उन्होंने मान ली और 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कटौती कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कल के वहां पर जो भी अमेरिका में घटा है वो आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो जो फेड फंड की जो रेट है वो 4% से लेकर 4.25% हो गई है, 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया। फिर ये अगर आप रेट कट समझते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए है तो नहीं। जेरोम पावेल ने बोल दिया कि ये जो रेट कट किया है ये रिस्क मैनेजमेंट के तहत किया गया है। बस यहीं से बाजार ना थोड़ा सा नर्वस होना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट बढ़ा दिया अपनी कंट्री का। 2025 अंत तक कह रहे हैं यूएस जीडीपी ग्रोथ अनुमान 1.4% से बढ़ाकर 1.6% कर दिया। फिर 2026 में यूएस जीडीपी ग्रोथ अनुमान 1.6% से बढ़ाकर 1.8% कर दिया यूएस फेड ने। लेकिन बोल रहे हैं कि महंगाई जो है वो तो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। 3.1% की दर रहेगी 2025 में, इन्फ्लेशन की बरकरार रखा है उसको। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो भी हैं वो महंगाई बढ़ाने वाली ही हैं तो फिर तो खतरा है ही। रोजगार के आंकड़ों पर खतरा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है अमेरिका में। ऐसी ऐसी बातें कर दी जो मार्केट को कल के सत्र में पसंद नहीं आया और कल अमेरिकन मार्केट्स एकदम से झूल गए थे। अच्छा, वहां पर हुआ ये कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट हुई है इसमें एफओएमसी के 12 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स रेट कटौती के पक्ष में थे। 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट कर दो। एक मेंबर ऐसे थे, उनका नाम है स्टीफन मायरन। ये स्टीफन मायरन जो है ये यूएस फेड के एफओएमसी के गवर्नर हैं और इनको अभी हाल में ही बोर्ड में शामिल किया गया है। इनका कहना था 25 बेसिस पॉइंट्स मत करो, 50 बेसिस पॉइंट्स कर दो। ये सब करा धरा डोनाल्ड ट्रंप का है। वो इसलिए क्योंकि चाहे वो स्टीफन मायरन हो, चाहे वो मिशेल बॉमन हो या फिर क्रिस्टोफर वॉलर, ये सब ऐसा लग रहा है कि यूएस फेड में रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त करा हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन मिशेल बॉमन ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट के पक्ष में वोट डाल दिया। क्रिस्टोफर वॉलर ने 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के लिए वोट डाल दिया। लेकिन स्टीफन मायरन ने नहीं डाला, बोलते 25 ने 50 बेसिस पॉइंट्स करो। और अभी भी तो नए नए फ्रेश फ्रेश आए हैं ये एफओएमसी के बोर्ड में। तो आप समझ सकते हो कि इस समय जेरोम पावेल अब जो भी कहें, जो बाकी के ज्यादातर जो ये एफओएमसी के मेंबर्स है ना वो अब रेट कटौती के पक्ष में अचानक से ही हो गए। अचानक से ही होता है ये सब कुछ। तो यूएस में सब मामला है सेट और यूएस में 2025 अंत तक 2 बार और कटौती होगी। डॉट प्लॉट तो उनका बिखर गया है भाई साहब। उनको तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर यूएस फेड मेंबर्स अगर अब रेट कटौती के पक्ष में हो गए तो फिर तो पता नहीं कितने आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो डॉट प्लॉट बता रहा है वो ये बता रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो अभी रेट कट हो गया। अब इस साल के अंत तक 2 बार और रेट कटौती हो जाएगी। 2026 में 1 बार ही रेट कटौती होगी। ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा यूएस फेड अपने रेट कटौती के पाथ में। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे भारत में हुआ था ना फ्रंट लोड रेट कटौती का, वैसे ही फ्रंट लोड जो है पहले से ही कर देंगे यूएस में इंटरेस्ट रेट कट इस साल तक। उसके बाद फिर अगले साल तक ज्यादा स्कोप छोड़ेंगे नहीं। जो भी है, ब्याज दरों का घटने का सिलसिला जारी है। बाजार को पसंद आना चाहिए था लेकिन कल कमोडिटी मार्केट में भी मुनाफा वसूली थी। आज कल अमेरिकन मार्केट्स पे भी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली थी। डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई लेवल से पहुंचा था 46,261 के लेवल पे, वहां पर थोड़ा स्लिप हुआ। अच्छा, वहां पर एक स्टॉक था एनवीडिया जो लगभग 2.5% टूट गया क्योंकि चाइना रेगुलेटर ने सख्ती कर दी। उन्होंने अपनी कंपनियों को, चाइना की जो टेक कंपनियां उनको बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स एनवीडिया से खरीदना तुरंत प्रभाव से रोक दो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। बस एनवीडिया का शेयर 2.5% नीचे आ गया। बताओ, ये तो ट्रेड डील्स हो रही हैं। उसके बाद फिर निके जो जापान का मार्केट है वो रिकॉर्ड स्तरों पर है, 45,000 के पार पहुंचा हुआ है।
और हमारे मार्केट में गिफ्ट निफ्टी बता रहा है भैया हम तो ठीक है, 90 पॉइंट्स ऊपर जाने के हम स्कोप है। एक और घटना ये हुई कल ना, एडीआर, ये जो एडीआर लिस्ट होते हैं यूएस में, यहां पर बहुत जोरदार खरीदारी हो गई, अचानक से ही चल पड़ी ये कंपनियां। इन्फोसिस का एडीआर 3.5% ऊपर, विप्रो का एडीआर 3.5% चढ़ गया, एचडीएफसी का एडीआर 2.25% ऊपर, और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1.25% के आसपास तेजी में था। रिलायंस का जो जीडीआर है वहां पर लगभग 1.89% का उछाल देखने को मिला। कारण ढूंढ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग खरीदारी देखने को मिल रही थी। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं ना ये स्क्रीन भी लगा देता हूं, अपनी चार्ट भी शेयर कर देता हूं, पता तो चले मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कहां से दौड़ता दौड़ता मार्केट। भाई साहब आप रेजिस्टेंस ऊपर ढूंढने की कोशिश करो, टॉप कैच करने की कोशिश करो, जैसे अभी नीचे बॉटम ढूंढते थे ना, अब ऊपर टॉप पकड़ने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। मार्केट में ऐसी स्ट्रांग जब मूवमेंट आ जाए तो उसके बाद किसी भी दिन का लो क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखो आज बहुत बेहतरीन मौका है बियर्स के पास, मंदी करने वालों के पास, क्योंकि आप फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास, वैसे तो आप हर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ते चले जा रहे हो ऊपर, लेकिन अभी जो हम समझ के चल रहे थे कि जो हाईएस्ट पॉइंट अभी इस पूरे मूव का देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर रैली में, वो कल आपको न्यूज जो ये मार्केट आउटलुक वाला जो न्यूज लेटर होता है उसमें भी आपको पता लग गया होगा, जो कल आया होगा आपके पास, उसमें हायर साइड पे 25,360 जो अभी क्रॉस होगा सुबह सुबह ऐसा लग रहा है, फिर 25,440 और 25,520। अब 25,440 और 25,520 है तो रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसे तो फिर कल 25,380 भी था, 25,360 के आसपास का लेवल, वो भी तो क्रॉस हो गया ना आज सुबह सुबह। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बाजार को ऐसा लग रहा है कि हर इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ऊपर टापता चला जा रहा है मार्केट, और स्ट्रॉन्ग मूव यहां पर बनता चला जा रहा है। तो अभी के हिसाब से तो जो मेजर लेवल्स निकल के आएंगे वो 25,440 और 25,520 के निकल के आएंगे हायर साइड पे। और आज बियर्स के पास बेहतरीन मौका क्यों है? क्योंकि हर चीज सुनहरी लग रही है, इससे ज्यादा क्या, ऐसे मतलब लगातार बढ़त बढ़त बढ़त, ऐसा लग रहा है भैया कूद जाओ, फोमो फैक्टर हावी हो रहा है। तो मंदी वो इंस्टीट्यूशन को भी पता है, और इंस्टीट्यूशंस को पता है कि सबसे ज्यादा सप्लाई जो है वो आज की मार्केट में दी जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहें। बहुत बड़े गैप के साथ खुल जाओगे आप 90 पॉइंट्स। कल तो जैसे गैप अप खुले थे ना थोड़ा सा 37 पॉइंट्स, उसके बाद और ऊपर खिंच गए थे और वहां पर जाके जम गए थे। अगर आज फिर से खिंचने के बाद जम जाते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते मंदी करने वाले। कल तो हमने 25,280 के लेवल को नीचे तोड़ते ही नहीं देखा इंट्राडे में, जब जब नीचे आ रहे थे तब तक खरीदारी होती, दिखाऊं ये देखो, जब जब नीचे आ रहे थे तब तब खरीदारी होती हुई नजर आई थी। एक बार डिप आया था इंट्राडे में ये वाला, एक बार बस ये मामूली सा डिप आया था, उसके बाद फिर खरीदारी हो गई थी, और एकदम से ऊपर खुलने के बाद जम के बैठ गए थे पूरा दिन। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिली थी कल के सत्र में। अच्छा, और ऐसी मार्केट आज भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में हो और ऊपर आप अब रेजिस्टेंस लेवल्स पे पहुंचते चले जा रहे हो, तो यहां से अगर फिसले तो कोई बहुत मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आएगी, जैसे ठां करके ठूस करके नीचे घुस जाओ ऐसे वाली नहीं। एक बार डिप आएगी और उसको भी बाजार फिर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा कुछ दिन तक, क्योंकि इसके बाद फिर कोई मेजर ट्रिगर बचता नहीं है मार्केट के पास। यूएस फेड की पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। गिफ्ट निफ्टी बता रहे 90 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर इंट्राडे का बिहेवियर देखेंगे कि आज मार्केट कैसा साउंड करता है। अब चलते हैं, ये तो सारी घटनाएं बहुत सुनहरी सुनहरी अच्छी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन हम फिर अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को भी टिटोल लें और मार्केट आउटलुक को भी देख लें। पहले इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, जिसमें 1,124 करोड़ रुपए एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल बिकवाली की है। उनको भी तो पता था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, क्यों बेच गए बताओ? तो कैश मार्केट में 1,124, और अच्छा ही मतलब ऐसा लग रहा है एफआईएस के तो फिर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करते जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स में चाहे वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखना उनके आंकड़े स्टॉक फ्यूचर्स पे कैसे निकल के आते हैं। 401 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी है उन्होंने। तो एफआईएस गेम करेंगे बहुत बड़ा यहाँ पर इंडियन मार्केट में, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट तेज है, ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। हाँ पैसिव फ्लो आएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे अभी रेट कट हुआ ना, लिक्विडिटी बढ़ी, तो फिर अलग अलग इमर्जिंग कंट्रीज में पैसे फ्लो आता है। हमारे मार्केट महंगे हैं, जापान के सस्ते हैं, चाइना के सस्ते हैं, तो वहां पर ज्यादा जाएगा, हमको कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। तो बाजार उसको भी एक बूस्टर स्टेप मान रहा है, इसलिए धीरे धीरे करके चलेंगे। लेकिन एफआईएस को ये भी पता है कि इस समय बेचने का सबसे ज्यादा मौका है, तो वो थोड़ा ऊपर चिपकाएंगे जरूर। तो एफआईएस की कल के सत्र में 1,124 करोड़ रुपए की बिकवाली, डीआईएस की 2,293 करोड़ रुपए की खरीदारी, और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने फिर से खरीद डाला। 1,708 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं की है, वहां पर बिकवाली की है। लेकिन इंडेक्स की अगर लॉन्ग पोजीशंस देखोगे तो वो बढ़ गई है एफआईएस की, 12.44% से बढ़कर 13.22% हो गई है। वो कंसिस्टेंटली इंडेक्स में लॉन्ग ही करते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा बूम बूम। तो इंडेक्स में निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी तो आज गजब कर सकता है।
बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचा हुआ है, बहुत ही तगड़े लेवल पे। और ये बैंक निफ्टी मतलब इसने पिछला जो एक लो था उसको बिल्कुल स्वीप करके उसके ऊपर लेवल पे आ रखा है। और अगर यहां पर एक छोटा सा लो बनाने के बाद चलता तो ठीक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 56,000 के लेवल की तरफ दस्तक देने जा रहा है ऊपर, वहां के एक बार स्वीप करके आएगा जो भी करना होगा। तो कंसिस्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है, नजर बैंक निफ्टी पे ही है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के एडीआर में भी तेजी, ऊपर से बूस्टर डोज है कि आईटी स्टॉक्स के एडीआर में भी तेजी, इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर भी टूटे 3.5 चढ़े हैं 3.5% ऊपर। तो आईटी और बैंक्स दोनों साथ साथ चले तो फिर तो बाजार में मोमेंटम अभी और बढ़ सकता है। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं आज यूएस फेड की पॉलिसी पे और उसका पोटेंशियल इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे क्या होगा, इस पे चर्चा करने के लिए गौरव गोयल जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पे आपका। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर एक तो ये बताएं कि कल जो जेरोम पोवेल ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर आपने थोड़ी बारीकियां पढ़ी हो तो उसमें ये कुछ मेंबर्स हैं, स्टीफन मायरन जो बोल रहे थे 50 बेसिस पॉइंट्स का कट होना चाहिए, मिशेल बोमेन, क्रिस्टोफर वॉलर मान गए 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करने के लिए, लेकिन ये सब नियुक्तियां डोनाल्ड ट्रंप की करी धरी हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि यूएस फेड का जो ये फैसला है ये इक्विटी मार्केट में क्या बूस्टर डोज दे सकता है, और क्या जो इतने समय बाद यूएस फेड ने रेट कटौती की है इससे बाजार खुश होगा? क्या इस रेट कट से बाजार खुश होगा? रजत, जहां तक यूएस फेड रेट कट का सवाल है, कल फेड ने आपको सभी को मालूम ही है कि 0.25% का रेट कट किया है। और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन नाउ अब बिल्ड हो गई है कि 2 और रेट कट होंगे इस साल में। एक रेट कट नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 26 में, और एक रेट कट 27 में एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल जो फेड रेट टारगेटेड रेट है वो 4.4 से 4.25 के बीच में अभी था, और एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस रेट साइकिल इट वुड बिकम 3 to 3.25%। नाउ ये वाइडली एंटिसिपेटेड था कल का मूव रजत। सभी लोग लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 बिप्स का रेट कट, and there was a small minority of people who were extremely bullish and expecting a 50 bips rate cut, और कल मिला 25 bips rate cut, which is I think on expected lines. And other than जो स्टीफन मिरान की आपने बात करी है, ये सबसे अभी लेटेस्ट अपॉइंटी हैं गवर्नर स्टीफन मिरान ऑन द फेड बाय ट्रम्प, और उन्होंने ही डिसेंट किया। वो चाहते थे 50 बिप्स रेट कट एंड एवरीवन एल्स वाज एट 25 बिप्स रेट कट। सो which is okay, I think, which was also expected. So एक चीज क्लियर हो गई है रजत कि जो फेड का फोकस हैज टेम्परेली शिफ्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। एंड हम लोगों ने पीछे कुछ डेटा में देखा था, एनएफपी का डेटा आया था, एंड अदरवाइज जहाँ पे थोड़ी प्रोग्रेस जो अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में थी वो स्लो डाउन हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ रहे थे। सो आई थिंक व्हाट जो फेड के चेयरपर्सन है जेरोम पावेल, उन्होंने इसे रिस्क मैनेजमेंट की तरह करार दिया था। और पॉलिसी को हम लोग ओवरऑल ना डविश बोल सकते हैं ना हॉकिश बोल सकते हैं, बट एन अटेम्प्ट टू प्रोबेबली प्लीज ट्रम्प समवेयर कहा जा सकता है। एक मेरे लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है इज एक्चुअली फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। वहाँ पे ग्रोथ डिसेंट है, स्टॉक मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, एंड जो बेसिकली जितने भी डेटा निकल के आ रहा है पॉइंट्स एट गुड पिक्चर ऑफ इकोनॉमी ओवरऑल। तो क्या यूएस को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक स्टिमुलस रेट कट के तरह से जरूरत थी? इस मेरे हिसाब से आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में इन कमिंग टाइम्स दिस में क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यूएस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन बढ़ जाए बिकॉज ट्रम्प के मूव्स कुड बी इन्फ्लेशनरी। वाइल अभी तक इस साल में हमने इन्फ्लेशन में एक तेजी नहीं देखी है, लेकिन आने वाला समय कुड बी वेरी डिफरेंट रजत।
और ऐसी सिचुएशन में अगर हम रेट कट्स कर रहे हैं तो इट कुड प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव टू यूएस. So we'll have to wait and watch and see how it progresses. तो पर ये सर बहुत ऐसा बड़ा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है मार्क है. कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि ना कुछ ज्यादा संतुष्ट बाजार था नहीं कल के साथ. हम ऐसे देखते हैं जब यूएस मार्केट में कभी कोई रेट कट होता है ना, उस दिन नहीं बनती तेजी, उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार कंसिस्टेंटली तेजी बनती चली जाती है. और वैसे भी पहले भी तेज हो गए थे. अभी वो कह रहे हैं कि उनका जो ये स्टेप है, हम तो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बोल देंगे अपनी कमेंट्री में आके कि इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, जीडीपी आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्रेड टॉक्स करनी शुरू कर दी हैं बहुत सारे देशों से. लेकिन उन्होंने तो बोल दिया कि महंगाई बहुत ज्यादा है अभी एलिवेटेड लेवल्स पे. ऐसा लग रहा है 5 साल तक तो लेके नहीं आ पाएंगे. मेरे को तो लग रहा है वो 2% तक, तो ऐसा उन्होंने एलिवेटेड टाइप बता दिया महंगाई को. पर ये भी कह दिया कि ये जो स्टेप उठाया है ये तो रिस्क मैनेजमेंट के तहत है. इसका क्या मतलब हुआ सर? रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब? हम तो कुछ समझते थे कि और बेहतर बोल देंगे कोई शब्द. तो रजत, जो भी एक्चुअली जेरोम पावल ने लार्जली बोला है वो सब सही बोला है. ये अपने आप में एक फैक्ट है कि पिछले कुछ नंबर्स, हालांकि इट इज नॉट डेंजरस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन्फ्लेशन राइजिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट ईयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी. और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके वो एक रोजी पिक्चर पेंट करेंगे, ऐसा नहीं था. जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डविश टच होगा उनकी कमेंट्री में, इट वाज नॉट द केस. एंड तो जहां तक रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स, रजत, इस समय जरूरत थी एक बैलेंस मेंटेन करने की उनके हिसाब से. विच मीन्स कि जो लेबर में आपने अगर एनएफपी का डेटा देखा होगा तो काफी कमजोर आया था. जो फर्स्ट वीक एवरी फ्राइडे एवरी मंथ आता है, तो वो काफी वीक था, विच पॉइंट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग इन यूएस. तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया गया है कि उसकी तरफ फोकस किया जाए. और जहां तक रिएक्शन ऑफ अमेरिकन मार्केट्स है वो म्यूटेड इसलिए था क्योंकि इन एंटिसिपेशन ऑलरेडी मार्केट्स बढ़ गए थे. आप बिलीव नहीं करेंगे रजत, बट यूएस मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट एक्सेप्शनली हाई वैल्यूएशंस. The price earning multiples of large indices are currently at around 32 levels, which is nearing all time highs. और ऐसी सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट करता एक्चुअली. इवन इफ दे राइज, दे गेट इनटू मोर एक्सपेंसिव जोन. एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं यूएस मार्केट्स. और मेरे को लगता है कि अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो देखेंगे कि दिस इज not really very favorable for US stock markets. एक ट्रिगर की जरूरत होती है रजत, स्लाइड करने के लिए. कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी एंड हाई वैल्यूएशंस पे एक छोटा सा ट्रिगर कैन क्रिएट अ मैसिव प्रॉब्लम, एंड दैट इज प्रोबेबली कुड बिकम अ प्रोबेबल सिनेरियो नेक्स्ट ईयर समटाइम. तो हम लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान रखने की जरूरत है कि यूएस मार्केट आगे चल के कैसे बिहेव करेंगे. सर जब मार्केट में करेक्शन आया था तो मैं बोल रहा था कि तब आपने ही बताया था कि ये तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और निचले स्तरों से आपने खुद बोला था आप तो पोर्टफोलियो बढ़ाओगे अपना और खरीदोगे, तो बहुत ही बढ़िया मौका आ गया, तो गोल्डन चांस है. तो अब तेज हो गए. ये तेजी कहां तक रहेगी? ये तो रोज ही ऐसा लगता है बाजार जो दौड़ता चला जा रहा है, सब कुछ भुला के बैठ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कुछ ऐसा भी कहा था कि 50% के टैरिफ भी लगाए हुए हैं इंडिया के ऊपर. सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब भूल गया मार्केट, नेग्लेक्ट करके ऊपर दौड़ रहा है. क्यों दौड़ रहा है मार्केट तेजी से? तो रजत, मैंने कई बार, जितनी बार आया हूँ, हर बार ये बोला है कि मार्केट में ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. स्टोरीज घंटों में चेंज हो जाती है. एक स्टेटमेंट फ्रॉम एन अनप्रेडिक्टेबल लीडर लाइक ट्रम्प कैन चेंज एवरीथिंग. और हमने पिछले कुछ समय में देखा है उनकी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गई है इंडिया के लिए. अचानक ही वो इंडिया के फेवर में बोलने लग गए हैं. पहले वो इतना ज्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हर चीज में इंडिया को लपेट रहे थे. चाइना को बिल्कुल उन्होंने छोड़ रखा था उनके हाल पर, और इंडिया के पीछे पड़ गए थे. और सडनली उनकी टोन में चेंज आ गया. वॉट एवर रीजन, उनका शायद मोदी जी से बात होने के बाद हुआ है, जो भी हुआ है, या मोदी जी चाइना गए थे तो उसके बाद से उनकी टोन में कुछ चेंज आया है. उन्होंने लगा, मैंने ये बताया भी था, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अपने एलाइज को अगर वो इस तरह से छोड़ देंगे तो उनके लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव है. अगर उनके अंदर थोड़ी सी सेंस किसी ने भरी है या सेंस आई है वापस, तो आई थिंक वी शुड ऑल वेलकम दिस.
और मैं आपको पहले ही कह रहा था 24,500 लेवल पे भी मैंने आपको बोला था कि ये सब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। इंडिया इज लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में नहीं बोलूंगा लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया इज लुकिंग एक्सेप्शनली गुड रजत। एंड मेरा विचारधारा ऑन इंडियन इकोनॉमी इन लॉन्ग टर्म इज दैट अल्टीमेटली हमारे अंदर से कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बट वो धीरे धीरे करके विद इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7-8%, 6.5 to 8% लेवल्स, साथ में हमारी डेमोग्राफिक बेनिफिट्स लेके इंडिया इज देयर इज नो अदर इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो मेरे को तो बहुत पसंद है और मैं अभी भी कहता हूँ कि अगले 5 साल में वी माइट जस्ट डबल फ्रॉम हियर। तो आप जो हैं, जो लोग अभी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और जब फॉल्स में अपॉर्चुनिटी को नहीं ढूंढेंगे तो उनके लिए वो मिस कर जाएंगे पूरा का पूरा मार्केट रैली। ये आप पूरा देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए हमारे मार्केट्स को, सेंसेक्स को देख लीजिए सिंस 1979। हम लोग कहीं पे वर्ल्ड स्टेज में उस समय थे ही नहीं। देवर क्या क्या नहीं हुआ है, हमारी कितनी गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, कोalition गवर्नमेंट का दौर था, पोखरन ब्लास्ट हुए थे, .com बबल हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड आया, सब कुछ आया, बट इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन एट ऑलमोस्ट 14%। सेंसेक्स 14% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस ग्रो किया है। इस बेसिस पे अभी अगर आप चलें और इंडिया की करंट सिचुएशन को छोड़ के आप ये सोच के चले नॉमिनल ग्रोथ पे हम लोग मूव करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एवरी 5 years वी शुड डबल रजत, एंड दिस इज नॉट बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी। और स्टॉक मार्केट्स जो इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से ही अल्टीमेटली चलेंगे, कॉर्पोरेट्स विल स्टार्ट बिहेविंग एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। तो मेरे को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी इज इन अ ग्रेट पोजिशन और एवरी फॉल, एवरी करेक्शन इन द मार्केट शुड बी लुक्ड एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओनली केयर जो हम लोगों को देखना चाहिए कि हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रमोटर्स के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म का अपना नजरिया रखें। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगले 5, 10, 15, 20 साल आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक मेरा नजरिया तो बुलिश है, पॉजिटिव है। मैं ग्लास को हाफ फुल ही देखना चाहता हूँ। तो पर हाफ सर इस साल हुआ ये कि निवेशक ना फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हैं, और ये असलियत है बाजार की कि इस साल हुआ है कि जब जब नीचे गए और तब तब अपॉर्चुनिटी आई, और जब जब हम ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे कि हाँ ये बाजार बहुत तेज हो गया है, पूरा साल का यही ट्रेंड है कि बाजार बस अब तो सब कुछ ही ठीक हो गया, अब तो सुनहरा काल आ गया, अब तो यहाँ से बाजार और ऊपर जाएगा। और अभी भी बात यही हुई है, अब तो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच जाएंगे क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म भी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए हैं। लेकिन ना फिर बाजार पता नहीं अचानक से क्या होता है कि ऊपरी स्तरों पे जो झटका लगता है, और वही 27 तारीख आने वाली, 27 सितंबर, फिर से एक साल पहले वाली तारीख सालगिरह मनाएगी, फिर से 2024 को वहीं से गिरने शुरू हुए थे 27 सितंबर से, फिर से वही तारीख आने वाली है। तो ये बार बार ऊपर जाके टूटते क्यों है? सस्टेनेबल बाइंग क्यों नहीं आती है मार्केट में? क्या कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद नहीं है अभी? सो रजत, देयर आर टू थिंग्स। आप ये देखिए, जंप करना ऊपर नीचे ये मंकीज की नेचर होती है, हम इंडिविजुअल्स की नहीं होती है। अगर हम जबरदस्ती कूदेंगे इधर से उधर और बिना किसी सेंस के और बिना फंडामेंटल्स को देखे हुए, तो नेचुरली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो जाएगा, आप गिर भी जाओगे। तो ये बात बहुत क्लियर है, ये काम जंप करने का इज द वर्क ऑफ मंकीज। इंडिविजुअल शुड नॉट कीप जंपिंग अप एंड डाउन, और इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए रजत। मार्केट जो आप कह रहे हो करेक्शन ऊपर से हुआ है, ये क्यों होता है? दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रजत, और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं वो इस बार ही नहीं फंसे हैं, वो जो जंप करते हैं ज्यादा इधर से उधर फॉर नो राइम और रीजन, देन वो हमेशा ही फंसते हैं रजत। आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, कई बार पर देख जेन लीजिए। स्ट्रीट तो इतना पैसा बना देता है, बताओ, जेन स्ट्रीट को तो कोई नहीं रोकता, तो उसको वो भी तो ट्रेडर ही हुआ ना, वो तो बहुत क्योंकि पैसा बनाता है। रियल स्टेट रजत, आप कितना नहीं, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, नहीं, जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट। जेन्स, तो हाँ, तो वो जेन्स, भी तो ट्रेडर है, वो कौन सा फंडामेंटल पे पैसे लगाता तो है? राजा, एक आप कंपेयर कर रहे हो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को विद लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, जो हम लोग उनके सामने वी इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंशियल कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल। और उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो मार्केट्स को
in a way, I can use the word manipulation or not. I would refrain from using that. But वो मार्केट में बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं हो सकती है। तो मतलब आप ये अगर कहना 100 में चाहते हो, अगर वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप एज अ रिटेल क्लाइंट क्या कर सकते हो? कॉल खरीद सकते हो, पुट खरीद सकते हो, ज्यादा ज्यादा कितनी लेग्स क्रिएट कर सकते हो? वन क्या टू कर थ्री सकते फोर हो 5 लेग्स क्रिएट कर लोगे ज्यादा रजत? ज्यादा ऑप्शन देयर में। इज वो तो पता नहीं क्या ही कर डालेंगे, कितनी लेगे क्रिएट करेंगे, कितनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना के चलेंगे। ऐसा करती है जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट ही नहीं, रजत, इंस्टीट्यूशंस के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, फाइनेंशियल पावर होती है, लेकिन एंड स्टिल अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस डू नॉट मेक मनी। रजत, आप एक जेन स्ट्रीट का एग्जांपल दे रहे हो। इंडिया में सिर्फ एक जेन स्ट्रीट ऑपरेट नहीं करता है, देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। और आप हर एक के पास जाओगे तो हर बार कोई पैसा बनाता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है रजत। तो ये अगर 100 में से 92 लोग या 93 लोग जो हैं पैसा नहीं बना रहे हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो ये बात क्लियर है कि आप ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू पीपल हु आर मेकिंग मनी, हु आर मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स, बट वो रोल मॉडल नहीं हो सकते रजत हम इंडिविजुअल रिटेल क्लाइंट्स के लिए। तो राइट। मैं यही कहना चाहूंगा कि बी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। ट्रेडिंग में, मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट्स who make their moves basis charts and other studies, but मैं ये कहना चाहूंगा रियल पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टिंग से बनता है। इसीलिए आप मेरे को देखेंगे मैं हमेशा खुश होता हूँ जब मार्केट गिरते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज तभी दिखाई देती है। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, 100 रुपए की चीज अगर मेरे को 50-60 रुपए में मिल रही है तो वाई शुडंट आई बी हैप्पी? मेरा टाइम फ्रेम इज मच मच लॉन्गर रजत। और जहां तक ये मार्केट में कंसोलिडेशन का सवाल है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स रजत। स्ट्रेट लाइन ऊपर जाना, स्ट्रेट लाइन नीचे आना, ये या फिर स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर चल रही है, दिस इज, आप ईसीजी देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन इज अ साइन ऑफ अ डेड मैन। तो ये मार्केट के लिए ऊपर जाना नीचे जाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक साइकिल की, मार्केट की साइकिल में। Why do we get extra premium in stock markets? We get extra premium in stock markets क्योंकि हम यहाँ पे extra risk ले रहे हैं। ये movement up and down, consolidation, rising up, falling down, this all is part and parcel of the cycle। और इसी consolidation, इसी risk premium की वजह से we get higher risk in the stock markets, higher returns in the stock market, Rajat। So I think this is all important and healthy for the stock markets। 26,277 ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। बातें फिर से शुरू हो गई हैं कि हम 26,000 के लेवल के पार जाएंगे। आप इस पक्ष में हैं क्या कि हम रिकॉर्ड लेवल्स को जल्द ही टेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स में? रजत, मेरे हिसाब से 26,277 एक बहुत मायोपिक लेवल है। मैं 25,000, 26,000, 30,000 नहीं देखता हूँ। मेरे लिए अगले 5 साल में 50,000 का टारगेट है रजत। तो हम लोग जो हैं ये कम लेवल्स नहीं देख रहे हैं। हम लोग के लिए एक्सेप्शनली हम लोग उस नजरिए से देखते हैं कि जहाँ पे मार्केट्स इज डबलिंग और बिकमिंग 4 टाइम्स और बिकमिंग 10 टाइम्स। तो ये 25,000 इज और 26,277 इज जस्ट अनदर लेवल। इस बीच में हो सकता है हम लोग 24,000 पे आ जाए, 23,000 पे आ जाए, और मे बी वी मे जस्ट गो अप। टू बी वेरी ऑनेस्ट रजत, मैं नहीं जानता हूँ कि 26,277 कल ब्रीच हो जाएगा या 1 महीने बाद ब्रीच होगा या 1 साल बाद ब्रीच होगा। मेरी इतनी योग्यता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अगले 5 साल में वी विल डू एक्सेप्शनली वेल। और जो 5 साल के लिए प्रिपेयर्ड है और जो 10 साल के लिए प्रिपेयर्ड है और जो 20 साल के लिए प्रिपेयर्ड है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। इट्स जैसे हम लोग ब्लू स्काई में ट्रैवल करते हैं ऊपर, जब स्पेस में रॉकेट जाता है तो उसी की तरह एक स्टेज आती है जहाँ पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो अगर आप उस नजरिए से देखोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, 10 साल का टाइम किसने देखा है, 20 साल का टाइम किसने देखा है। तो मेरे को लगता है जो लोग इस तरह से सोचते हैं तो उनको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए रजत। वो स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा मैं हार्श होके बोल रहा हूँ, लेकिन
द ट्रूथ इज रियल वेल्थ इज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म ओनली। किसी भी सफल निवेशक को आप उठा के देख लीजिए, उनका नजरिया यूजली लॉन्ग टर्म होता है। तो दैट इज हाउ मार्केट्स बिहेव। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस 10 और 20 साल की वेल्थ जनरेशन क्रिएट करने के लिए, तो फिर आप हमेशा रिसीविंग एंड पे ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मार्केट छोड़ के बीच में चले जाते हैं, और इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको लॉसेस हो जाते हैं, और लॉसेस इतने हो जाते हैं। कई लोगों को तो ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 10 साल पहले कसम खा ली थी कि दोबारा मार्केट में वापस नहीं आएंगे, तो फिर आते हैं बाद में, फिर पछताते हैं। मेरे ख्याल से इट इज जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। जब वो पछताते हैं तो तब मार्केट नीचे जा रही होती है ना, तो सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। जब वो आते हैं तो मार्केट बहुत तेज हो रखी होती है, फिर फंस जाते हैं। तो यही तो होता है हमेशा, ऐसे ही होती है। तो यही तो गलत थिंकिंग है रजत, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। मैं कोई वो नहीं हूँ कि हमेशा मेरी सारी सिचुएशन आज तक अच्छी गई हैं, गलत स्टेप्स भी लेता हूँ, बट मेरा ये कहना है कि आप देर इज अगर 93% प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स की ये है कि वो लॉसेस क्रिएट करेंगे, तो ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म देयर इज अ वेरी गुड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि वो लोग शायद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल नॉट गो रॉन्ग। तो कौन से सेक्टर्स, स्टॉक्स पे नजर है सर, जहां पर बाजार के इस मूव पे आपको आउट परफॉर्मेंस और बढ़ती हुई नजर आती है? सो रजत, मेरे को देखिए क्लियरली ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जो पीछे कुछ स्टेप्स लिए हैं, दोज आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। यस, इंडिया हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ आई मीन इश्यूज की भरमार है। वी डोंट हैव हमारी पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन देती भी है उसके अगेंस्ट आज तक हम लोग लेबर रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हमारे को कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। हम लोग चाइना की तरह पॉलिसी डिसीजंस इजीली नहीं ले सकते हैं। हमारे यहाँ करप्शन भी एक इशू है एट लोअर लेवल, जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। अर्बन प्लानिंग का बहुत मेजर इशू है। सिटीज में आप सभी लोग जानते हैं कितने इश्यूज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं एंड इंडियन इकोनॉमी की बाकी स्ट्रेंथ्स की तरफ हम नजर देखें, तो दैट स्टिल मेक्स मी वेरी पॉजिटिव ऑफ इंडिया नेट। एंड हम लोग आज की डेट में वी स्टिल द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो ट्विन डेफिसिट हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज की डेट में काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। आपने जाना होगा पिछले 3-4 साल में हम लोग मेजरली फंसे हुए थे इन्फ्लेशन के एक वर्लपूल में, और अब हम उससे काफी हद तक बाहर आ गए हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। एंड हमारा जो सबसे बड़ा कोर स्ट्रेंथ है हमारी पॉपुलेशन रजत। द मीडियन एज इज जस्ट 27-28 टू बी मोर प्रिसाइज। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है। तो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए ऑफ कोर्स हमें बहुत आगे जाना है। अभी हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, आरबीआई ने भी रेट कट्स किए हैं। गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, बजट के समय में टैक्स कट्स दिए थे। अब जीएसटी कट किया है, विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बेनिफिट दिया है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द कॉमन मैन। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग को लगता है कि देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स विच आर अल्टीमेटली इसका बेनिफिट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एंड अदरवाइज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उसमें एक सेक्टर जो हमें बहुत पसंद है वो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं। बैंक्स में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जितने भी प्रॉब्लम्स थे, पहले एक्सेसिव डेट का प्रॉब्लम था, बैड डेट्स का प्रॉब्लम था, हम लोगों के बहुत सारे इश्यूज थे बैंकिंग सेक्टर में जो काफी हद तक आरबीआई ने रिजॉल्व कर दिए हैं। सो वी आर ऑन एंड बैंक्स आर जनरेटिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। मैं आज की डेट में वाइल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, आई एम एक्चुअली मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आने वाले समय में मेरे को लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक शुड डू एक्सीडिंगली वेल। सो इसमें कुछ लीडिंग नेम्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो एक्चुअली जो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें एक सीमेंट सेक्टर है जो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि
इंडिया इज ग्रोइंग एंड सीमेंट की ग्रोथ आप आने वाले समय में बहुत अच्छी देखोगे. अनदर स्पेस विच आई एम एक्सेप्शनली बुलिश ऑन इज द फार्मा स्पेस. मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है. यहाँ पे सीडीएमओ स्पेस में और क्रैम्प स्पेस में एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड प्ले आउट कर रहा है, एंड इंडियन कंपनीज वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन दिस होल प्रोसेस. और ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फार्मा सेक्टर्स इन द सीडीएमओ स्पेस शुड डू एक्सीडिंगली वेल. इसके अलावा जो गवर्नमेंट के स्टेप्स लिए हैं जैसे जीएसटी कट, एंड देयर इज अ रिवाइवल हैपनिंग इन द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया. रजत, ये रूरल इकोनॉमी हमारी काफी समय से स्ट्रेस में थी, और पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट के स्टेप्स ने और बेसिकली गुड मॉनसून की वजह से हमारा रूरल सेक्टर एंड टू सम एक्सटेंट इवन द अर्बन सेक्टर इज ऑन अ रिवाइवल. तो मैं कंजम्पशन पर बहुत बुलिश हूँ रजत. तो मेरे को लगता है कि कंजम्पशन आफ्टर बीइंग सप्रेस्ड फॉर मेनी इयर्स इज शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल, एंड पर्टिकुलरली रूरल कंजम्पशन मेरे को अच्छा लगता है. अनदर सेक्टर विच मेरे को बहुत पसंद है रजत इज द न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर. इसमें जैसे आपका ईवीज हो गए, आपका डेटा सेंटर्स हो गए, आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, ईएमएस स्पेस हो गई. ये सब आने वाले समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, आई थिंक if there is something happening in artificial intelligence, these sectors are going to grow at phenomenal pace, Rajat. तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्पेस में, the new age sectors backed by technology. So I think over a period of time, this space should do extremely well. Another place wherein I am extremely bullish on are the capital market related space. इंडिया इज, हमारा कंट्री में जो है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है ये. यहाँ पे आज की डेट में भी इवन आफ्टर वॉट एवर रैली वी हैव सीन इन मार्केट्स ओवर लास्ट 10 years और 15 years, अभी हम लोगों ने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है रजत. लार्ज पॉपुलेशन हैज नॉट गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू कैपिटल मार्केट्स, और जैसे ये चेंज होता रहेगा आने वाले समय में कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी शुड डू एक्सीडिंगली वेल. ये इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड स्पेस, एंड इवन इन सेक्टर्स लाइक इंश्योरेंस. तो ये इनको न्यू एज सेक्टर्स या सनराइज सेक्टर्स भी बोला जाता था एक समय में. तो ये सब सेक्टर्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं रजत. राइट. अब आज के सत्र में मार्केट खुलेगा तो गैप अप, लेकिन उसके बाद क्या अपने गैप को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, वो सवाल है. 110 पॉइंट सीधा स्ट्रेट अवे निफ्टी ऊपर खुल गया. बॉस, मतलब रफ्तार तो ऐसी ना इस समय, जितना नेगेटिव सेंटिमेंट है सब चला गया एकदम से. और सितंबर में तो जो भागे हो आप, सितंबर का जो लो है वो है 24,404. 24,404 से अब आप पहुंच गए हो 25,441. 1000 पॉइंट से ज्यादा का स्ट्रेच निफ्टी पे ऑलरेडी बन चुका है सितंबर के लोएस्ट पॉइंट से. और आज भी 110 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है निफ्टी 25,441 के लेवल पे, और बैंक निफ्टी 303 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है 55,797 के लेवल पे. दोनों ही इंडाइसेस पे मोटा गैप अप है. और फाइनेंशियल्स, सीनेक्स फाइनेंशियल जो है वो भी 122 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है 26,685 के स्तर पे. सब कुछ सुनहरा सुनहरा नजर आ रहा है. बस फिर आज थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स में उछल कूद बहुत मची थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली आ गई थी. कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, न्यूज फ्लो वाले. और मैं एक बार अपने स्कैनर्स को भी ऑन कर देता हूँ, फिर इसमें मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हलचल ज्यादा देखने को मिल रही है. अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे नहीं गए हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट होगा उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन पे ही जाएंगे पोस्ट मार्केट ओपनिंग. खबरें कुछ इंपॉर्टेंट जो आज रूल कर रही हैं, उसमें कोहैंस है, इसमें एक ब्लॉक डील होने वाली थी. और इसके बाद फिर विक्रम सोलार है. प्रमोटर्स ने वर्किंग कैपिटल के लिए 30% प्री आईपीओ जो शेयर्स हैं उनको गिरवी रखा हुआ है. बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूएस एफडीए से 2 इंजेक्शंस के लिए मंजूरी मिली है. पूना वाला फिनकॉर्प बोल रहा है कि प्रमोटर राइजिंग सन को उन्होंने 3.3 करोड़ शेयर्स जारी करके 1500 करोड़ रुपए जुटाएंगे वो. मैरिको में आईटी विभाग की जांच चल रही है दफ्तरों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे. और एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है पंजाब हरियाणा में.
कोची शिपयार्ड को ओएनजीसी से 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये सारी खबरें जो हैं ये आपको न्यूज़लेटर के माध्यम से मिल गई होगी, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो न्यूज़लेटर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मार्केट पे आज के सत्र में तेजी वाले कैंडिडेट बनते हुए नजर आए हैं, पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी है, तो उसमें सबसे ऊपर नजर आ रहा है अभी इन्फोसिस और विप्रो। बस यही देख के ऊपर है कि कल एडीआर 3.5% ऊपर चले गए थे। सर क्यों, क्या हुआ था? ये इन्फोसिस विप्रो एकदम से तेज खुलते हुए नजर आए। कल एडीआर में भी बहुत तगड़ी चाल बनी थी। तो रजत, बेसिकली क्लियरली ये जो यूएस में रेट कट्स की साइकिल जो शुरू हुई है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट पैसा जो है वहां पे जो यूएस ट्रेजरीज में जहाँ पे यील्ड्स बहुत हाई थी, वहां से निकल के दूसरी जगहों पर जाएगा, और उसका एक मेजर बेनिफिशियरी वुड बी इमर्जिंग मार्केट्स। और आपने जैसे बताया कि एफआई होल्डिंग्स हमारे यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज टर्म्स में बहुत कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है कि FIs might at some point of time start returning to India or look to return to India. और ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर इज अनदर सेक्टर जो काफी बीटन डाउन था रजत पिछले कुछ समय से। इट इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसने परफॉर्म ही नहीं किया पिछले 2-3 साल में, और ऐसी सिचुएशन में वैल्यूएशन उनके बहुत अट्रैक्टिव हो गए। जब हम लोग एक पॉजिटिव एंगल देखते हैं फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज अ पिवट कमिंग इन आईटी स्टॉक्स इन इंडिया, एंड दे विल इवेंचुअली, जब आप इतना पीठ लोगे किसी चीज को तो उसके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जाके अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कि हम ऐसी स्टेज में आ गए जहाँ पे आईटी सेक्टर इज लुकिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। तो आगे ऑफ कोर्स हमारे लिए चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ हम एआई एडॉप्शन कैसे करते हैं, कितना इंटीग्रेट हो पाते हैं, क्या इनोवेशन कर पाते हैं, वेदर वी विल बी अ 2% प्रॉफिट मार्जिन country in IT sector or become something like Nvidia in future is yet to be seen। हमारे लिए बहुत challenges हैं, लेकिन कहीं पे इतना पिटने के बाद पिवट मुझे दिखाई देता है। और परहैप्स आपने दो सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनीज के नाम लिए हैं, टीसीएस एंड इन्फोसिस, जो फ्लैग बेयरर्स रहे हैं, टॉर्च बेयरर्स रहे हैं, बेलवेदर स्टॉक्स रहे हैं फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज की डेट में भी इनकी अगर आप बुक्स देखेंगे काफी रोबस्ट हैं, तो नेचुरल बेनिफिशरीज हैं ये बेनिफिट ऑफ वट एवर ग्रोथ दैट में हैपन इन इंडियन आईटी सेक्टर। राइट। तो अभी आईटी में तो ये सब ऊपर हैं। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा ये सब नजर आ रहे हैं। अच्छा, फार्मा में एक सन फार्मा ऊपर नजर आ रहा है, और बैंक्स में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। बताओ और क्या चीज, सब ऊपर ऊपर की क्वालिटी जो है वो आज तेज है। आईसीआईसी बैंक तेज है, एचडीएफसी बैंक तेज है, आईटी तेज है। तो मार्केट में अभी ओपनिंग तो सॉलिड होगी, लेकिन हमने देखा कि जिस जगह पर आप ओपन हुए थे ना, वहां से आप नीचे सकना शुरू हो गए। तो यही था आज बियर्स के पास बहुत बेहतरीन मौका है। देखते हैं वो कितना उसको बुना पाते हैं, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव लग रही है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल। तो एक मतलब ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी आप ट्रेंड में ही हो, अभी तो आप चलते चलो। लेकिन आज जो ओपनिंग हुई मैं बताता हूँ आपको, वो है 25,441 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद आज के दिन का हाई है 25,448। बस मतलब जहां पर ओपन हुए उससे 7 पॉइंट ऊपर गए थे बस, और उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ आए हो। अब देखते हैं कि आप 25,400 के लेवल को बचा पाते हो कि नहीं। कल हुआ ये था कि कल जब आप ऊपर खुल गए थे 25,300 के लेवल के, तो आपने पूरा दिन 25,280 को बचाए रखा था। तो 25,280 के लेवल के नीचे ही नहीं गया था मार्केट। आज देखते हैं कि दोबारा से रीटेस्ट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नहीं, लेकिन पहले टिक में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है। और बैंक निफ्टी अब 182 पॉइंट्स ऊपर है 55,683 के लेवल पे। और यहाँ पर भी जो हायर था वो 55,835 का था, तो ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा नीचे आने की चेष्टा है। जो तेज हो रहे हैं वो आईसीसी बैंक तेज ही खुला है, उसके बाद तो जो टिक्स आए थे वहां से मुनाफा वसूली हुई है। विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब स्टॉक्स में हरे निशान अभी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मिड कैप्स की ओर आते हैं। मिड कैप्स में क्या एकदम से चढ़ा, इसको क्या हो गया? सारे गामा, मैं एक एक करके ना चार्ट लगाते चले जाता हूँ। देखो इंडेक्स के चार्ट थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे आपको आज, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है मुनाफा वसूली वाला। लेकिन सारे गामा ऐसा करते हैं कि ये अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं।
और उसमें सारे गामा एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज ओपनिंग टिक्स एकदम से पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। बहुत समय से मीडिया से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स नहीं चले, और आज सारे गामा टॉप लिस्ट में आ रहा है। फिर आईटी में LTTS, इस स्टॉक में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आ रही है, चार्ट्स धीरे खुल रहे हैं। तो LTTS एक और स्टॉक है, पूना वाला। फिनकॉर्प, यहां पर तेजी है। और केएनआर कंस्ट्रक्शन अपनी तेजी को और बढ़ाता हुआ। एस्कॉर्ट्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसलिए एस्कॉर्ट्स भी तेज है। इर्डा तेज है, इर्डा 1.5% ऊपर। बायोकॉन, यहां पर भी तेजी है। और कुछ बहुत शक्तिशाली मूव्स अभी ओपनिंग टिक्स पे नहीं आया। एक स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, वो है जेंटेक, 5% का अपर सर्किट। मिड कैप्स बिखर रहे हैं आज। तो मार्केट की ओपनिंग ठीक है, गैप अप है, और उसके बाद फिर उस गैप अप के बाद कितना, सर यही चीज है। मिड कैप्स क्या आपको अभी मौजूदा स्तरों पे ठीक लगते हैं? बहुत सारे, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, मिड कैप्स ठीक लगते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा कंपनी के। लेकिन ओवरऑल बाजार जब इतना ज्यादा खिंच जाए, 23,400 पे आ जाए सब कुछ, तो फिर मिड कैप्स में क्या जोश आज ढूंढना चाहिए, या फिर थोड़े टाइम के लिए साइड लाइन्स पे रहना चाहिए, फिर कूल ऑफ हो जाएंगे फिर ले लें, भागते हुए क्यों लेंगे? तो रजत, एक दिन, या मेरे को नहीं पता है कि एक दिन में आज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप, एंड लेट्स से इवन बैंक्स तो काफी अट्रैक्टिव है ऑन वैल्यूएशन फ्रंट, बट मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू लेट्स से लार्ज कैप और बैंकिंग स्टॉक्स। तो पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत फ्रॉथ जोन में है, पर डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी कॉन्शियस होके और वैल्यूएशंस देख के इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाना चाहिए तो आप अच्छे फंड सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो यहाँ पे भी पैसा बनाने की अच्छी गुंजाइश है। बीच में यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बीटा ज्यादा होता है, वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एक दो दिन में तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज आए और अचानक मार्केट गिर जाए या ऊपर बढ़ जाए, इट इज क्वाइट अननोन। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि वी आर नॉट इन अ बैड सिचुएशन रजत। थोड़ा थोड़ा अगर आपने अभी भी मिस आउट कर दिया है तो थोड़ा थोड़ा आप लेके चल सकते हैं। लंबा टाइम का नजरिया रखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स विल आल्सो डू वेल। राइट। तो बाजार सरेंडर करने के मूड में नहीं है अभी। अभी तेजी आज के सत्र में मार्केट पे देखने को मिली। हम चलते हैं सीधा कॉलर्स की ओर। बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप सभी का ही मॉर्निंग एडिशन में बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सबको। अतुल जी, किशोर जी, अहमद खान जी, अभिषेक जी, शुक्रिया सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। अभिषेक जी पूछने से स्टॉक है, एक एक स्टॉक लेंगे, सबके क्वेश्चंस ले लेंगे। तो मन इंडस्ट्रीज 419 के लेवल पे बाय है, 500 क्वांटिटी। मन इंडस्ट्रीज पे आपकी राय सर? तो मान इंडस्ट्री देखिए, वैल्यूएशन वाइज it's at a very decent level. Price earning multiple is about 20. They are one of the leading manufacturers of carbon steel pipes in India. तो बट मेरे लिए ना ये स्टॉक जो है, फ्रॉम हाइज ऑफ 469 नाउ इट इज एट 427। मेरे लिए देयर आर मच बेटर कंपनीज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो मैं इसको प्रोबेबली अवॉइड करूंगा टू हैव इट इन माय पोर्टफोलियो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो मे बी देयर आर अदर कंपनीज व्हिच यू कैन प्रोबब्ली कंसिडर इन दिस सेगमेंट। चार्ट्स को खुलने में देर लग रही है। तो मन इंडस्ट्रीज, उम्मीद है कि आपको सलाह मिल गई होगी। सर एक स्टॉक है ड्रीम फोक्स, ये एकदम से सुर्खियों में आया हुआ है। और अच्छा, आप जो बोलते हैं कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं कंपनी के, तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा आ रहा हो तो बहुत बढ़िया। बिजनेस मॉडल भी देख के ऐसा लगता है भाई साहब यूनिक है बिजनेस मॉडल, नीश कैटेगरी में है, सब कुछ तो ठीक लग रहा था। तो अचानक से इतना बड़ा गेम कैसे हो गया? और ये स्टॉक अब तो 840 843 का हाई मारने के बाद 124 रुपए पे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। Yeah, so Rajat, Dream Folks, at one point of time, it seemed मेरे को ये कंपनी एक समय बहुत पसंद थी, बट मेरे को लगता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट था इनिशियली, जो था बेसिकली लॉन्च सर्विसेज एट एयरपोर्ट, और ये जो है यूनिक था प्रोबेबली इन द सेंस कि इंडिया में कोई और कंपनी की इस तरह की पकड़ नहीं थी इस सेक्टर में जैसी ड्रीम फोक्स की थी। बट समवेयर ये इन्होंने फॉल्टर किया एग्जीक्यूशन में रजत,
और आज की डेट में ये लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक्चुअली अपनी लॉन्च सर्विसेज को काफी सारे एयरपोर्ट्स वगैरह में बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनी हुई थी, ये एक एग्जीक्यूट करने में इनकी फेलियर रही है, और दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम राइट नाउ। तो मेरे लिए ये कंपनी इज एन अवॉइड, रजत। और इट इज समथिंग, ये भी एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। नॉट एवरी गुड मॉडल इज अ सक्सेसफुल मॉडल, रजत। उसके लिए मैनेजमेंट का कमिटमेंट है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन, और फाइनली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की एक जो प्रमोटर्स के अंदर जो एक होती है रिक्वायरमेंट, वो जरूर होनी चाहिए। एंड मेरे को लग रहा है समवेयर ड्रीमफॉक्स हैज नॉट बीन एबल टू पर डू सर दैट। ये ना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। अभी 80-90% मार्केट शेयर तो इनके पास था डोमेस्टिक लॉन्च बिजनेस का। पर अब हो ये रहा है कि जो क्लाइंट था वही बोल रहा है कि मैं भी शुरू कर दूंगा। जैसे कि अदानी एयरपोर्ट्स और जीएमआर ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेटर की क्या जरूरत है, ये तो लॉन्च सर्विसेज और ये जो जो टाइप्स करते हैं ये हम भी कर लेंगे। तो अब वो कॉम्पिटिटर बन रहे हैं और ये दिक्कत है। एब्सोल्युटली, रजत। सो इसमें जो एंट्री बैरियर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं थे एंट्री बैरियर्स। तो इसमें कोई भी एंटर कर सकता था इजिली, और जिसके पास फाइनेंशियल मसल है वो तो आके इनको स्टीम रोल उन्होंने करने की कोशिश करी, और समवेयर ये स्टीम रोल हो भी गए। तो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द वे दे आर फंक्शनिंग। एंड एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है इनका मॉडल कहीं ना कहीं जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, वो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस फेस कर रहा है, और इनके लिए सर्वाइवल दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो ये क्लासिक स्टोरी की तरह मैं इसे देखना चाहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका हर चीज जिस पे हाथ लगा देंगे वही गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, वहां पे भी आपको मॉडल्स जो अच्छे प्रॉमिसिंग लगते हैं उनको भी रेगुलरली देखना पड़ता है, उनको वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड ड्रीम फोक्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टर्स भी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप बैठे रहेंगे। तो it is very important to keep a track on the companies that you have in your portfolio. सर जीनस पार आपको कैसा लगता है? 352 के लेवल पे 1000 शेयर्स ले रखे हैं अभिषेक जी ने। So जीनस पार मेरे को बहुत पसंद है। इट्स 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कैलाश ग्रुप की कंपनी है, स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस में है, एंड विच इज एन इन सेक्टर राइट नाउ। तो मेरे को लगता है कि इसका इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ईसीसी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में है। काफी अच्छी खासी लीडरशिप इनकी, विद 27% मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग सॉल्यूशंस। तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड ट्रेडिंग एट अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ 27। मेरे को अच्छी लगती है ये कंपनी। मेरे को लगता है कि दोज who are holding this company should continue to hold. In fact, थोड़ा बहुत ऐड भी किया जा सकता है। 486 के लेवल इसने ऑल टाइम हाई टच किया था, and from that it's now trading at almost 347 odd levels. So it's a good company. I like the company, and I am optimistic about the prospects. It has grown at almost profit growth हुई है 26% CAGR से last 5 years में, which is not a bad growth at all. Dividend भी अच्छा देते हैं, तो अच्छी कंपनी है, can stay put. ओके। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं मार्क्सन्स फार्मा इन्होंने कल ही लिए हैं 180 के भाव पे। मार्क्सन्स फार्मा आपको कैसा लगता है? So Marksans Pharma is a good company, Rajat. मेरे को अच्छी लगती है कंपनी। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी 23 है। पेन मैनेजमेंट कंपनीज ओटीसी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ये लोग। तो अच्छी कंपनी है। ROE एट 17%, ROC एट 20%। करेक्ट भी हो गया है, 359 के हाई से इट इज ट्रेडिंग एट 179। तो फार्मा में टेलविंड्स हैं कुछ। इट हैज ग्रोन एट ऑलमोस्ट 26% कैगर इन लास्ट 5 इयर्स। थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी स्टॉक्स के साथ, इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, ओवर अ लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम।
मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब स्लाइटली बेटर कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, सो दिस विल नॉट बी माय फर्स्ट चॉइस अमंग द फार्मा सेक्टर, बट अगर आपके पास है और लंबे समय के लिए आपने रखा हुआ है तो इसे होल्ड करके रख सकते हैं। पारादीप फॉस्फेट ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब एकदम से करेक्ट हुई है ये वाली कंपनी। अगर आप ट्रैक करते हो तो इन्होंने कल ही ले लिए 176 के भाव पे, गिरते हुए तो स्टॉक को ले लिया। या है, सो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की एक अच्छी कंपनी है ये। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फ्रॉम हाइज ऑफ ऑलमोस्ट 235 लेवल्स, इट इज नाउ ट्रेडिंग एट 172। बट अगेन, जैसा मैंने पहले बोला, ये भी कंपनी है ऐसी कि इससे बेटर कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, रजत। सो मैं इस कंपनी की बजाय, देयर आर अदर कंपनीज इन 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 एग्रोकेमिकल स्पेस, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल स्पेस, जहां पे मैं अपना निवेश करना चाहूंगा। सो प्रोबेबली नॉट अ बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पारादीप की बजाय मैं कुछ दूसरी कंपनीज इन दिस स्पेस लेना चाहूंगा। सर एक स्टॉक है आज, दैट इज पूना वाला। ये एक बार बताएं, इन्होंने ना रकम जुटाई है प्रमोटर्स को 3.3 करोड़ शेयर्स जारी करके, लगभग मेरे ख्याल से 1500 करोड़ रुपए। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये खबर आई थी सुबह। हाँ, 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी 3.3 करोड़ शेयर्स जारी करके, राइजिंग सन जो इनके प्रमोटर हैं उनको। तो ये स्टॉक तो भागी जाए मार्केट में, तो इससे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक ही कोई नहीं दिख रहा अभी। 8%, 9% ऊपर आ गया है। वैल्यूएशंस कैसे हैं इसके? तो रजत, मेरे को ये कंपनी वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, साइरस पूनावाला की कंपनी है। जैसे आपने बताया, राइजिंग सन होल्डिंग्स में इनका ऑलमोस्ट 62% का स्टेक है। वन ऑफ मैं एक्चुअली, मेरे को तो सेक्टर बहुत पसंद है पूनावाला फिनकॉर्प, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद था। बट यहाँ पे कुछ बीच में मैनेजमेंट चेंजेस हुए थे, और मैनेजमेंट रीशफलिंग के समय थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से बीच में स्टॉक मार्केट, ये कंपनी थोड़ा स्ट्रगल की थी। ऑफ लेट वी हैव सीन अ राइज इन द स्टॉक प्राइस वंस अगेन। 483 का हाई ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। इट्स अ गुड कंपनी, रजत। मैं आई मीन, आई डोंट माइंड होल्डिंग इट इन माय पोर्टफोलियो विद एन एक्सेप्शनली गुड प्रमोटर। तो इसे लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, देयर इज नो इशू। ऑन वैल्यूएशन फ्रंट, इट इज, मैं चीप नहीं कहूंगा कि ये चीप है, लेकिन इट इज नॉट ओवरली एक्सपेंसिव ऑल्सो। निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग निकुंज जी। प्रफुल्ल जी गुड मॉर्निंग। आपके कमेंट्स फिर आ रहे हैं जेरोम पोवेल के ऊपर। निकुंज जी बोल रहे हैं कि आज तो ओपनिंग टिक में ही काटना पड़ेगा सारे लॉन्ग्स, आई थिंक आज सेलिंग आएगी लेटर लग रहा है। पर अभी कौन से सरेंडर हो रहे हैं, टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, 10:30-11 बजे के आसपास डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सुभाष वर्मा जी बोल रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी है इनके पास 530 के भाव पे। एक तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पूछा है और दूसरा पूछा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्या बाय कर सकते हैं? सो एनर्जी स्टॉक्स पे, रजत, मैं ऑलरेडी काफी पॉजिटिव हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज अ गुड कंपनी। मेरे को इसमें मतलब कोई परेशानी नहीं है इसे होल्ड करने में। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ये जेएसडी ग्रुप का पावर बिजनेस की होल्डिंग कंपनी है। थर्मल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं इनके, प्रोजेक्ट्स हैं इनके। दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू सम न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट स्लाइटली हायर वैल्यूएशन, कह सकते हैं 43 टाइम्स मल्टीपल। बट इट्स अ गुड कंपनी, अ गुड ग्रुप। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग मल्टीपल करीब 31 के आसपास पे है, और ये लोग 43 पे ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट इज अ स्लाइट कंसर्न, बट ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, 47% के आसपास। सेल्स भी इनकी पिछले कुछ समय में काफी अच्छी बढ़ी है। तो इट्स अ गुड कंपनी, यू कैन हैव इट इन योर पोर्टफोलियो, स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर बीच में करेक्शन आता है किसी वजह से, तो आप और ऐड कर सकते हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक्चुअली मेरे को तो बहुत पसंद है, रजत। इट इज वन ऑफ द लीडिंग पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री। कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड फ्रॉम अ हाई ऑफ 355 इट इज नॉट ट्रेडिंग एट 330, बट मेरे को इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एज इंडिया ग्रोज मोर एंड मोर,
the requirement of this particular sector will become even bigger. तो और JSW Infra is placed very nicely, तो it's a very good company. जैसे मैंने JSW Group के बारे में पहले भी बताया, it's a very good group, and this company has grown at almost a 51% CAGR in last 5 years, over last 5 years. तो बहुत अच्छी कंपनी है, and the scope of growth is immense over a long period of time. Port and port services में one of the leading companies. Another good name is Adani Ports, but I don't mind having JSW Infrastructure in my portfolio. अली जेबा जी भी पूछ रहे हैं अदानी पार के ऊपर, और तरुण जी के पास भी अदानी पार पड़े हुए हैं। आपको कैसा लगता है, स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है? जैसे मैंने रजत बताया था, पावर सेक्टर ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है, और अडानी पावर इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द पावर सेक्टर इन इंडिया। ये हम सभी लोग जानते हैं। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टू सम एक्सटेंट रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में ये लोग ऑपरेट करते हैं। 2,42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ROE of 26%. It is a good company in the power sector. India is a power hungry country. आने वाले 10-15 सालों में पावर की रिक्वायरमेंट इंडिया में काफी ज्यादा रहेगी। पर कैपिटा कंजम्पशन भी काफी तेजी से बढ़ना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 65-66% कैगर से ग्रो किया है वो लास्ट 5 years। यस, बट आप स्टॉक मार्केट मूवमेंट में थोड़ा सा स्लो मूवमेंट देख सकते हैं। तो जो लोग, जिनके लोग अंदर पेशेंस है एंड दे हु कैन स्टिक अराउंड फॉर 5 to 10 years, I think the prospects are definitely very good in power sector, and Adani Power is one of the leading companies in the sector. तो ये रेलवे और डिफेंस कंपनियां कैसी लगती हैं अभी आपको? आरवीएनएल और मैस्डॉक, ये दो सवाल आ रखे हैं। तो रजत, देखिए, मेरे को सबसे पहली बात तो मैं डिफेंस सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव हूँ। किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए, एंड मोर सो फॉर इंडिया, जहाँ पे हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं चारों तरफ, तो ऐसे स्टेज में हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस सेक्टर। और एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता इन द डिफेंस सेक्टर। और आपने देखा है कि बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इंडियन कंपनीज को पिछले कुछ समय में। द अदर डे आई वाज लुकिंग एट एन ऑर्डर ऑफ ऑलमोस्ट, जो एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को, 114 इंडियन मेड रफेल्स, विच माइट बी समथिंग लाइक a 2 lakh crore rupees of an order for इंडियन कंपनीज। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो आप ये देखें कि डिफेंस में एक मैसिव चेंज हो रहा है, और हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जो लोग हम लोग मेजर इंपोर्ट करते थे, या तो हम टेक्नोलॉजी को इंडिया में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज के साथ करार भी हो रहे हैं, उसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में मेरे को डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। मजगांव डॉक इज वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन द नेवल स्पेस, शिप बिल्डिंग स्पेस में, और मेरे को मजगांव डॉक बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ डिसेंट रन अप पिछले कुछ समय में। ऐसी सिचुएशन में मजगांव डॉक हो सकता है कि आपको इमीडिएट रिटर्न्स ना दे, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी विच यू कैन हैव इट इन द डिफेंस पोर्टफोलियो ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। 1,21,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल थोड़ा सा हायर साइड पे है at 55 levels, but इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मे बी एट करंट लेवल्स इट माइट साउंड अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट कीपिंग द ग्रोथ इन माइंड, मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स टू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। और ऐसे रेलवेज भी पसंद है क्या मौजूदा स्तरों पे, या फिर अवॉइड करेंगे? सो रेलवेज पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं डिफेंस सेक्टर पे हूँ। यस, रेलवेज में भी गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं, इन कंपैरिजन टू डिफेंस, आई वुड प्रेफर डिफेंस ओवर रेलवेज, बट अगर आपको रेलवेज में लेना है, आरवीएनएल इज नॉट अ बैड नेम। ओके सर, लास्टली ओबरॉय रियल्टी और अनंत राज, ये दो स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? टीटागढ़ कॉन्सेप्ट पे पूछने लग गए। एक मिनट, हम ना कुछ लिमिटेड लेंगे। अनंत राज और ओबरॉय रियल्टी, ये दो स्टॉक्स आपको भी कैसे लगते हैं? सो रजत, अनंत राज
कहने के लिए एक बेसिकली रियल स्टेट कंपनी है, बट दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्फ इन द डेटा सेंटर स्पेस। और ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन। सो अभी कुछ रीसेंट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था द डेटा सेंटर स्पेस वुड बिकम 3 times ओवर नेक्स्ट 5 years, एंड अनंतराज इज अ गुड नेम इन दिस स्पेस। और मेरे को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। अनंतराज एक पुरानी कंपनी है, 1985 में फ्लोट हुई थी, अशोक सरीन जी की कंपनी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मेरे को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये, और मेरे को लगता है कि इट कैन बी अ फ्यूचर स्टार। यू कैन हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। थोड़ी स्पेस कॉम्पिटिटिव जरूर होती जा रही है, बट it's a good company which has grown at almost 75% CAGR in last 5 years. और prospects बहुत अच्छे हैं रजत, इस space के overall prospects अच्छे हैं, and अनंतराज has grabbed this space बहुत अच्छे ढंग से। Other than data center, of course they have real estate portfolio जो अपने आप में अच्छा कर रहा है, but I'm more positive on the data center space. और ओबरॉय रेट, आपने एक और, हाँ ओबरॉय रेट से कुछ। So Rajat, Oberoi Realty is one of those companies in the real estate space जहाँ पे जिसने हमेशा से अंडर परफॉर्म किया है, एंड मे बी इट इज टू डू विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और वट एवर। हालांकि 60,000 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशंस आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन द रियल एस्टेट स्पेस, बट समहाउ ये लोग कभी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं द वे द अदर लीडिंग नेम्स लाइक डीएलएफ या लोडा या प्रेस्टीज या even for that matter Godrej Properties है। तो if I have to pick between Oberoi and other real estate names जो मैंने अभी लिए हैं, तो मैं शायद उनको पिक करूंगा। Oberoi Realty would be an avoid for me despite so Rajat, CP Plus के बारे में बोलना चाहूंगा। इट इज द लीडिंग सर्वेलेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया, और आप देखोगे ये they have a market leadership in India, and again अगर आप इसका स्कोप देखो आने वाले समय में, the surveillance systems, कैमरास और ये सब चीजें, तो ये आने वाले समय में वीडियो सिक्योरिटी वगैरह ये सब आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं लोगों के घरों में, बिजनेसेस में, हर जगह देयर इज अ नीड फॉर कैमरास। एंड आदित्य इन्फोटेक एक इंडियन कंपनी है, अदरवाइज ये स्पेस को चाइनीज ने टोटली डोमिनेट कर रखा था, और ऐसी जगह पे आदित्य इन्फोटेक आके इन्होंने अपनी एक स्पेस क्रिएट करी है, बिकम वन ऑफ द मोस्ट अच्छा नाम बन गया पूरी इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर। दो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ ऑलमोस्ट 114 एट अ प्राइस ऑफ करंट प्राइस ऑफ अराउंड 1460, येट इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा नजर आता है। तो सीपी प्लस आप रख सकते हैं, मैं इस लेवल्स पे आपको बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर जो भी करेक्शन आता है इसमें, देन यू कैन बाय द स्टॉक एट एनी करेक्शन। और ऐसे अर्बन कंपनी को भी रख सकते हैं, होल्ड करते हैं आमतौर पे, तो ऊपर खुलने के बाद नीचे आते हैं स्टॉक्स। सो रजत, अर्बन कंपनी एज अ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स आई थिंक, और इनके जो प्रमोटर्स हैं, मैं इनको सुन रहा था, अभिराज जी को, आई थिंक अभिराज भाल, तो ये ही लुक्स एक्सेप्शनली टैलेंटेड टू मी। द पूरी टीम बहुत अच्छी लगती है। स्क्रैच से इन्होंने बिजनेस को क्रिएट किया, एक स्पेस को, ऐसी स्पेस को में एंटर किया जहाँ पे कोई था ही नहीं, और अभी भी कोई खास एक एग्रीगेटर लेवल पे कोई है ही नहीं। It's a technology driven marketplace for home beauty and wellness services. And ऐसी सिचुएशन में अर्बन कंपनी ने एक अपने लिए नीश क्रिएट कर ली है। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर सो ह्यूज रजत। इसमें आज की डेट में 60 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, एंड दे हैव प्लान्स टू एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट 200 कंपनीज। नए सर्विसेज में ऑपरेट कर रहे हैं। दे विजन फॉर बिकमिंग 35-40 टाइम्स ऑफ द करंट साइज। दे थिंक कि अभी हम लोग जो हैं जिस लेवल पे हैं वो बहुत ही छोटा लेवल है, एंड आई थिंक दैट इज द वे टू लुक फॉरवर्ड टू इन एनी गिवन कंपनी। उनका विजन क्या है, उनका प्रोस्पेक्ट्स क्या है आगे। इसमें जितने भी, मैं जिस तरीके से भी इस कंपनी को देखता हूँ, अगर ये लोग अपने प्लान्स को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करें, देन दे माइट just become very big in future.
सेकेंडली मैं इसमें बट एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि ये जो करंट स्टॉक लेवल है एट अबाउट 169 ऑड लेवल्स, इट इज स्लाइटली, मेरे को करंट लेवल्स पे तो नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है, बट करेक्शंस मिलेंगे, अगर इसमें अच्छा करेक्शन मिलता है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एंटर इन दिस कंपनी एंड इन दिस स्पेस। तो ओवरऑल मेरे को स्पेस अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, प्रमोटर्स अच्छे लगते हैं। ओनली थिंग इज आई वुड वेट फॉर अ पॉसिबल करेक्शन इन दिस स्टॉक। राइट सर। सर, शो को वाइंड अप करने का समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। खास तौर से यूएस फेड पॉलिसी के बाद मार्केट का आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? या थैंक यू रजत फॉर हैविंग मी। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, और यहाँ पे जो हमने स्टॉक्स डिस्कस करे, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो, या फैमिली के पोर्टफोलियो में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हम बायस्ड हों किसी वजह से अपने इन चीजों में। पर तो मैं चाहूंगा कि सारे दर्शक दर्शक जो हैं इसमें अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें। यूजुअली हम जब भी कोई एडवाइस करते हैं किसी भी इन्वेस्टर को, तो हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उनका पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क देखते हैं, एप्टीट्यूड फॉर रिस्क देखते हैं, एंड देन ओनली क्रिएट पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल रिस्क एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट्स, उसके बेसिस पे करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि या तो खुद ड्यू डिलिजेंस करें या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करें, टिप्स को अवॉइड करें, एंड डोंट लुक एट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो इस शो को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं 25,423 के लेवल पे 93 पॉइंट्स ऊपर, और बैंक निफ्टी को 229 पॉइंट्स ऊपर 55,720 के लेवल पे। सरेंडर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आईटी और चुनिंदा बैंक्स ये अभी लीडर्स बने हुए हैं, और जब तक आईटी और बैंक्स फाइनेंशियल्स का जोर रहेगा मार्केट का सरेंडर करना मुश्किल हो जाता है। ओवर हीटेड है नो डाउट, लेकिन आप देखो कि सब सेक्टर अभी हर निशान में है। आईटी, फार्मा, बैंक्स और ये सब जो स्टॉक्स हैं ये भी बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ से मुनाफा वसूली आती है। लेकिन अभी के तौर पे अगर आप ओपनिंग टिक्स देखो तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं निफ्टी के, खासतौर से आईटी, ये इस समय लीडरशिप रोल में आए हुए हैं और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक भी संभाल रहा है, 1% वो है ऊपर। बैंक्स में आज तेजी दिखती है। फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।